सोचिए जरा, एक ऐसी जादुई ताकत के बारे में जो इस धरती पर जीवन की डोर को अरबों सालों से टूटने नहीं दे रही है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस बेहद आकर्षक जैविक सफर पर निकलेंगे जो इस धरती पर मौजूद हर प्रजाति के वजूद को बनाए रखता है। सच कहूं तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बिना आज यहाँ कोई भी नहीं होता। चलिए जीवन के इस शानदार और एकदम जीवंत जाल में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। हमारे आसपास मौजूद हर जीवित प्राणी, चाहे वो कोई विशाल पेड़ हो या फिर कोई नन्हा सा कीड़ा, वो सब पीढ़ियों से चली आ रही जनन की एक अटूट चेन का हिस्सा हैं। आज हम यही डिकोड करेंगे कि आखिर अलग-अलग जीव अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाते हैं। तो आज के हमारे इस सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे जीवन की निरंतरता की, फिर हम अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार देखेंगे, उसके बाद लैंगिक जनन जैसी एक जटिल प्रक्रिया को समझेंगे और अंत में निषेचन और भ्रूण के विकास पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी जीवन की निरंतरता। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी बात समझना जरूरी है कि जनन वो यूनिवर्सल प्रक्रिया है जो लाइफ को सस्टेन करती है। अब चाहे एक तितली को ही ले लीजिए जो मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते जीती है, और दूसरी तरफ एक मगरमच्छ जो आराम से 60 साल तक जिंदा रह सकता है। जीवन काल में इतना भारी अंतर होने के बावजूद अपनी प्रजाति को बचाए रखने का अल्टीमेट सीक्रेट एक ही है, जनन। आइए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम देखेंगे कि सरल जीव बिना किसी पार्टनर के इस चुनौती को कैसे पार करते हैं। आपने क्लोन शब्द तो जरूर सुना होगा, है ना? यहां सबसे अहम कॉन्सेप्ट यही है। इसे एक फोटोकॉपी मशीन की तरह समझिए। अलैंगिक जनन से जो क्लोन पैदा होते हैं वो अपने सिंगल पेरेंट की एकदम 100% सटीक जेनेटिक और रूपात्मक कॉपी होते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं जुड़ता, बस जीव अपना ही एक हूबहू प्रतिरूप तैयार कर लेता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रकृति के पास इन क्लोन्स को बनाने की पूरी एक टूल किट मौजूद है। ये तरीके साधारण कोशिका विभाजन यानी विखंडन से शुरू होकर मुकुलन और कायिक प्रवर्धन तक जाते हैं, जहां पत्तियों या तनों से नए हिस्से फूट पड़ते हैं। इसके अलावा ज़ूस्पोर्स भी होते हैं। आप इन्हें छोटे छोटे तैरने वाले बीजों की तरह समझ सकते हैं जो नई जगह जाकर अपना घर बसा लेते हैं। जीवों की ये तरकीबें वाकई अद्भुत हैं। उदाहरण के लिए एक अमीबा को ही देख लीजिए, जो द्विखंडन के जरिए खुद को सचमुच बीज से 2 हिस्सों में बांटकर अपनी संख्या बढ़ा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ एक हाइड्रा मुकुलन यानी बडिंग का इस्तेमाल करता है। वो अपने ही शरीर से एक छोटा सा हिस्सा उगाता है जो बड़ा होकर अलग हो जाता है और एक नई जिंदगी शुरू करता है। क्या कमाल की एफिशिएंसी है। लेकिन हाँ, कभी-कभी प्रकृति की ये तेजी एक बहुत बड़ी मुसीबत भी बन जाती है। जलकुंभी इसका एक बेहतरीन और डरावना उदाहरण है, जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। अपने कायिक प्रवर्धन की वजह से ये पानी पर इतनी तेजी से फैलता है कि पानी की सारी ऑक्सीजन ही खींच लेता है। नतीजा, बेचारी मछलियों और दूसरे जलीय जीवों का दम घटने लगता है। अब इस तेजी से फैलने वाले खरपतवार से एकदम उलट प्रकृति का एक और चमत्कार देखिए, नीला कुरुंजी का पौधा। इसके खिलने का इंतजार पूरी एक पीढ़ी को करना पड़ता है, क्योंकि ये 12 साल में केवल एक बार ही खिलता है। जब इसका समय आता है तो ये पूरी पहाड़ियों को नीले रंग में रंग देता है। ये प्रकृति की टाइमिंग और उसकी विविधता का एक बेहद खूबसूरत उदाहरण है। चलिए अब अपने तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, लैंगिक जनन। यहां से प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा जटिल और दिलचस्प हो जाती है। साधारण क्लोनिंग को पीछे छोड़ते हुए यहां जेनेटिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत नृत्य देखने को मिलता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई स्पेशल डिश बनानी हो। आधी सामग्री एक माता पिता से आती है, जिसे अगुणित या हैप्लॉइड कहते हैं, और आधी सामग्री दूसरे से। जब ये दोनों हैप्लॉइड मिलते हैं तब जाकर एक पूरी द्विगुणित या डिप्लॉइड संतान तैयार होती है। यही वो चीज है जो विकासवाद को आगे बढ़ाती है। और प्रकृति का ये आनुवंशिक ब्लूप्रिंट तो सच में चौंका देने वाला है। एक साधारण सी घरेलू मक्खी में केवल 12 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। हम इंसानों में 46 होते हैं। एक तितली में 380, और उस ओफियोग्लोसम नाम के फर्न को तो देखिए, उसका काउंट सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि गुणसूत्रों की संख्या का जीव के साइज से कोई लेना देना नहीं है। आइए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये सारा जेनेटिक मटेरियल असल में आपस में मिलता कैसे है और विकसित कैसे होता है। तो ये आधी आधी सामग्री आपस में कैसे मिलती है? शैवाल या पानी के जीवों में ये अक्सर खुले पानी में होता है,
जिसे बाह्य निषेचन कहते हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की है। इसीलिए विकासवाद ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई, आंतरिक निषेचन। स्तनधारियों में यह फ्यूजन शरीर के अंदर सुरक्षित रूप से होता है, जो कि सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। स्तनधारी जीव जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, उन्होंने तो मानो इस मामले में महारत ही हासिल कर ली है। मां के शरीर के अंदर भ्रूण को अधिकतम सुरक्षा मिलती है। बाहरी मौसम या शिकारियों का खतरा बिल्कुल ना के बराबर रह जाता है, जिससे उस नए जीवन के बचने और बड़े होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब जरा जानवरों से हटकर पौधों के बारे में सोचिए। वो तो चल फिर नहीं सकते, तो वो अपना साथी कैसे खोजते हैं? दरअसल वो हवा, पानी और कीड़े मकोड़ों को एक तरह की कुरियर सर्विस की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये वाहक नर पराग कणों को शारीरिक रूप से उठाकर मादा हिस्से तक पहुंचाते हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। प्रकृति की क्या गजब की व्यवस्था है। एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक बेहद सटीक सीक्वेंस शुरू होता है। युग्मनज यानी जाइगोट भ्रूण में विकसित होता है, और हाँ, पौधों के मामले में तो अंडाशय पककर एक फल बन जाता है। अगली बार जब आप कोई रसीला फल खाएं तो याद रखिएगा कि वो असल में एक पका हुआ अंडाशय है, जिसने बीजों को बचाने के लिए खुद पर एक स्वादिष्ट आवरण चढ़ा लिया है। तो आज हमने देखा कि जीवन अपना रास्ता कैसे खोज ही लेता है, चाहे वो सेल का खुद को तोड़ना हो या लैंगिक जनन का वो जटिल नृत्य। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। तेजी से बदलते इस पर्यावरण और जलवायु संकट के बीच क्या लाखों सालों से परफेक्ट हुई ये बायोलॉजिकल प्रणालियां खुद को बचा पाएंगी? क्या प्रकृति को सरवाइव करने के लिए कुछ बिल्कुल नया खोजना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए।